वेलकम टू एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे हमारे सारे इम्पोर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंच। मित्रों, आपको बता देना चाहेंगे जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, एक मैंने सीरीज जो स्टार्ट किया था 30 प्रैक्टिस सेट हिंदी का, जिसको देखने के बाद आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप लोअर परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, बीएड के स्टूडेंट हों, कनिष्ठ सहायक परीक्षा के स्टूडेंट हों, बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के हों, यूपीएसआई के हों, या इस समय एमपीएसआई का भी एग्ज़ाम आ चुका है उसके स्टूडेंट हों, आरआरबी के हों, या आप यूपी टीजीटी पीजीटी के स्टूडेंट हों, या हम बात करें नेट जेआरएफ एग्ज़ाम के स्टूडेंट हों, हरियाणा टेट की बात करें, यूजीसी की बात करें, या यहाँ तक हम यूपी ट्रिपल एससी की बात करें, या यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम हो या मेंस का हो, बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए रामबाण साबित होगा। ये 30 प्रैक्टिस सेट अगर आप देख लेते हैं तो मैं गारंटी दे सकता हूँ, आप पूरा वीडियो जब देखेंगे तो हर पार्ट में लगभग 30 से 35 क्वेश्चंस मैं रखने की कोशिश करता हूं, और ये सारे क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस के पीछे मैं कई सारे क्वेश्चंस निकाल के देता हूं, ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। तो चलिए मित्रों, स्टार्ट करते हैं। स्पेशल यूपीएसआई वाले के लिए मैं थोड़ा सा रिमाइंड कर देना चाहूँगा, यूपीएसआई और मंडी परिषद का एग्जाम है आने वाले दिनों में, तो हमने 20 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है। ये 21वां पार्ट है, ये 21वां पार्ट है। इसके पहले का पार्ट देखने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे हिंदी का प्लेलिस्ट दिया हुआ है, वहाँ से आप सारे पार्ट्स देख लेंगे और कुछ भी नहीं पढ़ना है, आपको कोई डिस्क्रिप्टिव तरीका पढ़ने की जरूरत नहीं, सब कुछ ये क्वेश्चन ही आपको इतना अभ्यस्त कर देगा कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, आप लोग जो लाइव चैट पर हैं वे कमेंट भी करते रहेंगे, हम आपका कमेंट भी देख रहे हैं। जो लाइव चैट पर नहीं रहते तो उनकी कोई बात नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए मित्रों, इससे पहले कि आज हम बहुत दिन बाद दोबारा से आए हुए हैं क्लास लेकर के, आपको बता देना चाहेंगे जो बच्चे नए हों वे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे जो भी नोटिफिकेशन होती है, सुबह 7 से 8 हिंदी की फिक्स क्लास है, ये क्लास प्रैक्टिस सेट वाली सुबह 7 से 8, जो कि एकदम फिक्स टाइम पे क्लास होती है, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आज का है, वा का उच्चारण स्थान है, वा का उच्चारण स्थान पूछा जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 होती है, 52 होती है, जिनमें जो है 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, 2 आपका जो है द्विगुण व्यंजन होता है यानी ड और ढ, और 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं या र ल व, और 4 उष्म या संघर्षी व्यंजन होते हैं। तो टोटल मिला के 52 अक्षर होते हैं। और जब हम वर्गों की संख्या निकालते हैं, वर्ग कितने होते हैं, वर्गीय जिसको बोलते हैं, या स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 25 तो आपका वर्गों के अंतर्गत, यानी 5 वर्ग होता है। कौन कौन से, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, यानी 5 पचम 25। तो ये हो गया। दो और कौन कौन से, एक डा के नीचे आपने देखा होगा बिंदी रहती है, एक ढा के नीचे बिंदी होती है, ये द्विगुण व्यंजन होता है। ये भी आपका स्पर्श व्यंजनों के अंतर्गत ही रखे जाते हैं। इनको मिला के 25 2 27 स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो वा का स्पर्श व्यंजन पूछ रहा है। या और वा ये अर्ध स्वर भी कहे जाते हैं। ये वा क्या है, अर्ध स्वर भी है। हम देखिए उच्चारण की दृष्टि से भी देखते हैं। आप देखिए, आप देखेंगे तो खुद ब खुद समझ में आएगा। वा तो ये क्या हो जाएगा, आपका दंतोष्ठ हो जाएगा। दंतोष्ठ कैसे हुआ, दांत, जीभ और ओंठ जहाँ पे तीनों का मेल होता है वो दंतोष्ठ होता है। कौन सा होता है, दांत, जीभ और ओठ, दंतोष्ठ होता है, यानी क्या हो जाएगा, दंतोष्ठ। थोड़ा सा हम रिवाइज करा दें आपको। कंठ से कौन कौन से वर्णों की उत्पत्ति होती है या उच्चारण स्थान होता है। तो कंठ होता क्या है, कंठ और जीभ का जो निचला भाग होता है वही कंठ होता है। कंठ के अंतर्गत आपका
का वर्ग आता है, का ख ग घ अंगा, और उसी कंठ के अंतर्गत ही स्वरों के छोटा आ, बड़ा आ और हा भी आ जाता है। कंठ के बाद आता है तालब्य। तालब्य चा वर्ग जो होता है, यानी च छ ज झ इया, और उसी में ई या और सा भी तालब्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है आपका टा वर्ग। टा वर्ग ट ठ ड ढ अण, ये मूर्धन्य होते हैं और इसी में री भी आ जाता है। फिर आता है ता वर्ग, ता था द ध न, और इसी में आ जाता है ला सा और ली, ये होते हैं दंत व्यंजन। फिर होता है आपका पा वर्ग, प फ ब भ म, और इसी में आ जाता है ऊ। उसके बाद होता है नासिका। देखिए जो इया होता है, अंगा होता है या अड़ा होता है या ना होता है, इसको तो हम वर्गों के अंतर्गत ही बांट देते हैं, लेकिन स्पेशली अगर बांटना चाहें तो ये नासिका होती है। कंठ तालु से ए ऐ का जो उच्चारण होता है, ए ऐ, ये कंठ तालु को मिला के, ओ औ ये कंठोष्ठ को मिला के होता है, और वाह हमने बता दिया कि क्या होता है, ये दंतोष्ठ होता है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आगामी एग्जामिनेशंस में भी पूछे जा सकते हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है मित्र, वो होती है वर्ण या अक्षर। देखिए कभी कभी ध्वनि पे चर्चा चल जाती है, तो हम आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे। भाषा जो होती है भाष धातु से मिलकर बनी होती है, भाष धातु से मिलकर बनी होती है, और उसकी जो मौखिक इकाई यानी भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई जो होती है उसको ध्वनि बोलते हैं, और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई जो होती है वर्ण या अक्षर बोलते हैं। यानी वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड न हो। वर्ण का दूसरा नाम अक्षर भी है। अक्षर शब्द का अर्थ ही होता है अनाशवान, अतः वर्ण अखंड मूल ध्वनि का नाम है। वर्ण हमारी उच्चारित भाषा की सबसे छोटी इकाई है। मूलतः हिंदी में 52 वर्ण होते हैं, जैसा कि हमने आपको कई सारी क्लासेस में बता भी दिया है, वहां से आप जानते भी हैं। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। अब देखिए जब हम शब्दों के भेद बांटते हैं, वैसे हमने बताया कि वर्णमाला में कुल 52 अक्षर होते हैं, हर्ष स्वर, और स्वरों को जब डिवाइड किया गया स्वर और व्यंजन के रूप में, स्वरों को डिवाइड किया ह्रस्व या लघु में आ ई उ और री, दीर्घ में आ जाता है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए ऐ ओ और औ। व्यंजन में अगर हमने डिवाइड किया तो स्पर्श व्यंजन का वर्ग से पा वर्ग तथा द्विगुण व्यंजन आ गया डा और ढा, अंतस्थ व्यंजन यारा लावा, उष्म व्यंजन शाखा शाह। आगत जो होता है 2 वर्ण आज के समय में आगत व्यंजन के रूप में आते हैं। जा लिख के नीचे यहाँ बिंदी लगा देगा और फा लिख के यहाँ बिंदी लगा देगा, तो आप ये समझ लीजिए कि आगत व्यंजन हैं या आगत हैं। संयुक्त स्वर आप जानते हैं छत्रंग ज्ञा और श्रा होता है। क्वेश्चन हमारा क्या है, अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद किए जाते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है, सही जवाब है वो है आपका बी 4। अर्थ के आधार पर, किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं ये क्वेश्चन आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि अर्थ के आधार पर। जितने भी बच्चे लाइव हैं वे तुरंत बताएं कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तुरंत आप कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का वेट कर रहे हैं। बाकी हम आपको बता देते हैं कि अर्थ के आधार पर, जी कई लोगों के जवाब आ भी रहे होंगे। तो देखिए आपको बता दें, अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। प्रथम जो होता है वो होता है एकार्थी। क्या होता है? एकार्थी। और दूसरा जो होता है अनेकार्थी, तीसरा जो होता है विपरीतार्थक, और चौथा जो होता है उसको बोलते हैं पर्यायवाची शब्द। यानी अर्थ के आधार पर जब शब्दों का वर्गीकरण करते हैं तो अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, विपरीतार्थक और पर्यायवाची। जब प्रयोगों के आधार पर करेंगे तब 3 भेद होते हैं, सामान्य शब्द, तकनीकी, पूर्ण परिभाषिक शब्द, अर्ध तकनीकी। और जब रचना के आधार पर, देखिए कंफ्यूजन कहाँ होता है, जैसे यहाँ पे आपसे पूछा अर्थ के आधार पर, कभी कभी यही पूछ लेता है रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द,
यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। स्रोत अथवा इतिहास के आधार पर अगर हम देखें तो इसके मुख्यतः 5 भेद होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द, द्विज शब्द, द्विज या जिसको हम संकर शब्द भी कहते हैं। और व्याकरणिक प्रक्रिया के आधार पर चलेंगे तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक होते हैं। इसके अलावा भी कुछ भेद होते हैं, जैसे वर्णात्मक शब्द, अवधारणात्मक शब्द। वर्णात्मक शब्द अगर देखें तो अनुकरणात्मक शब्द, रणन शब्द, पुनरुक्त शब्द, विस्मयादि बोधक शब्द, ये अन्य के आधार पर भी आ जाते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी 4। फिर से रिवाइज करा देता हूं। स्रोत अथवा इतिहास के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और द्विज। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं, रूढ़, योग रूढ़, यौगिक। अर्थ के आधार पर 4 भेद होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, विपरीतार्थक, पर्यायवाची। प्रयोगों के आधार पर 3 भेद होते हैं, सामान्य, तकनीकी और अर्ध तकनीकी। व्याकरणिक प्रक्रिया के आधार पर भी पूछा जाता है तो 8 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो देखिए, ऊ जब हम इसको जिह्वा के आधार पर डिवीजन करते हैं, जिह्वा के आधार पर, यानी जो हमारा स्वर है, जैसा कि हम जानते हैं, पहले स्वरों के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें। स्वर क्या होता है? स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है, जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं, इनके उच्चारण में अंदर से आई हुई वायु मुख से निर्बाध रूप से बाहर निकलती है। उ तथा ऊ को छोड़कर बाकी सभी स्वरों के उच्चारण में कंठ तालु का प्रयोग होता है। ऊ तथा बड़ा ऊ के उच्चारण में कंठ तालु के साथ ही ओठों का भी प्रयोग हो जाता है, इसीलिए ये कंठोष्ठ के अंतर्गत रखे जाते हैं। हमने इनका वर्गीकरण भी करके आपको बताया भी। अब जब बांटने के लिए आता है, इन्हीं स्वरों को जब बांटा जाता है स्वरों में, तो हर्ष या मूल स्वर जब बताया तो इनकी संख्या 4, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। और दीर्घ स्वरों में बांटा तो इनकी संख्या 3 हो गई। कौन कौन से? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। और जब संयुक्त स्वर बांटे तो 4, ए, ऐ, ओ और औ। अब थोड़ा सा इन पे डिस्कस कर दें कि दीर्घ ह्रस्व या मूल स्वर जो होते हैं, यह मूल स्वर या एकमात्रिक स्वर कहे जाते हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति हेतु दूसरे स्वरों का सहयोग नहीं लिया जाता। ह्रस्व स्वर री मूलतः संस्कृत का है, परंतु हिंदी के बहुतेरे संस्कृत ने शब्दों का प्रयोग चलन में है, अतः इसे भी मूल स्वर माना जाता है। री के प्रयोग हेतु स्वर के साथ साथ व्यंजन का भी प्रयोग होता है। अब दीर्घ जो होते हैं, जो मुख्यतः दीर्घ की संख्या 3 बताई जाती है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। तो किसी मूल स्वर को उसी मूल स्वर के साथ मिलाने से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा आ कैसे बनता है? जब छोटा आ को छोटा आ से मिलाते हैं। बड़ी ई कैसे बनता है? जब छोटी ई में छोटी ई मिलाते हैं। बड़ा ऊ कैसे बनता है? जब छोटा ऊ में छोटा ऊ मिला देते हैं। अब संयुक्त स्वर की बात करते हैं। तो संयुक्त स्वर क्या होते हैं? किसी मूल स्वर के साथ दूसरे मूल स्वर के संयोग से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे संयुक्त स्वर कहा जाता है। कई बार पूछा जाता है। जैसे अगर हम बात करें, थोड़ा सा कलम हाथ लगा के देखिए, ए जो होता है ये किसके योग से बनता है? ए बनता है आपका आधन, आधन छोटी ई मिल के बना ए बनेगा कैसे? अगर यही ए होता तो इसी में ए जुड़ जाता, ए जुड़ जाता, यानी क्या हो जाता? ए बनता कैसे? आधन ई की जगह पे ए आ जाता तो ए बन जाता। ओ बनता है, देखिए इसी में ओ कैसे बनता है? आधन छोटा ऊ मिलता है तो ओ बनता है, और आ में ही जब ओ जोड़ दिया जाता है तब औ बन जाता है। हम आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा इसी में जब यहाँ तक बात आई तो प्लुत स्वर क्या होता है इनके बारे में भी बता देते हैं। प्लुत क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्राओं के उच्चारण का समय लगता है उन्हें
त्रिमात्रिक स्वर या प्लुत स्वर कहते हैं, इसके लिए चिन्ह निर्धारित नहीं है, बल्कि अगर इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करें प्लुत के बारे में तो ऐसे कर दिया जाता है, ऐसे से निर्मित किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। जैसे ओम आपने देखा होगा तो ओम लिखते समय ओ ऐसे लिखा जाता है, इसको ऐसे करके ऐसे बना दिया जाता है, ये हो जाता है ओम। हिंदी में प्लुत स्वर का प्रयोग ना के बराबर है, जहां जहां संस्कृत के शब्द लिखे जाते हैं वहीं इनका प्रयोग होता है। चूंकि दीर्घ स्वर व संयुक्त स्वर के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है, अतः इन्हें द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है, इसीलिए इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। कतिपय कई सारे जो अध्यापक होते हैं उनमें कन्फ्यूजन होता है, इनको त्रैमासिक इसलिए बता दिया जाता है, ये सोचते हैं कि त्रैमासिक है, लेकिन अगर देखा जाए तो त्रिमासिक स्वर त्रिमात्रिक स्वर है। ये क्या है? त्रिमात्रिक स्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब इनको लिखा जाता है तीनों अक्षरों को एक साथ, इसीलिए हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब अग्र स्वर पश्च स्वर ये क्या है, इस पे बात करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन था कि हिंदी भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है, तो ऊ ये क्या है? पश्च स्वर, जो हमारी जिह्वा है। अब जैसे हम देखेंगे, अगर बोलेंगे पहले आता है आपका अग्र स्वर। अग्र स्वर में कौन आता है या अग्र समृद्ध, जैसे ई। अब आगे का स्वर आ रहा है नहीं ई। जब जिह्वा आगे की तरफ बढ़ रही तो ये अग्र स्वर होता है। अब देखेंगे उ ऊ, ये पीछे की बात कर रहा है, यानी ये पश्च स्वर के अंतर्गत आता है। यही अगर होता अ छोटा अ, ये क्या हो जा रहा है? बीच में ही रह जा रहा है, तो यहाँ से आपको समझ में आ ही गया होगा, ये क्या हो जाएगा? पश्च समृद्ध। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की में। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? बहुत अच्छे से आपको समझा दिया। हिंदी वर्णमाला में मूलतः वर्णों की संख्या 52 होती है। ज्ञ वर्ण किन 2 वर्णों के संयोग से बनता है? आज के समय ट्रेंडिंग का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। कभी कभी ज्ञ का पूछता है, कभी कभी छा से छत्री का पूछता है, कभी कभी श्रा का पूछता है। तो आपको बता देते हैं, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है, छत, त्रंग, ज्ञ और श्रा। संयुक्त व्यंजन होते क्या हैं? इनका निर्माण 2 व्यंजनों के योग से संभव होता है। इनकी संख्या 4 होती है। जैसे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, जैसे छा से छत्री है, इसका निर्माण कैसे होता है? जब का में खटकोड़ वाला खा मिलता है तब बनता है आपका छ। और अगर हम बात करें त्रा कैसे बनता है? जब ता में जुड़ता है रा तो बनता है त्र। अज्ञा पूछ ही रहा है जा धन इया, यानी ऑप्शन कौन सा होगा? बी। जिसमें हलंत लगा है वही ऑप्शन होगा सही। जा धन इया मिलके बनता है ज्ञा। और एक बचा आपका बता देता हूं, श्रा। देखिए श्रा कैसे बनता है? जब सिटी वाले सा में जुड़ता है रा तो बनता है श्रा। हम आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास तौर से एमपीएसआई का एग्जाम काफी नजदीक आने वाला है, डेट आने वाला है। इधर आपका मंडी परिषद का एग्जाम है मित्रों, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप जो बच्चे लाइव हैं, जो लाइव चैट कर रहे हैं, तुरंत कमेंट किया करिए। आपके कमेंट में देखता रहता हूं, अगर सबके कमेंट्स पढ़ेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसीलिए हम आपके बाद में भी आपके कमेंट्स देखते रहते हैं, इसलिए आपको जवाब देते रहना चाहिए। देखिए आ ही गया आगे, आखिरकार वही क्वेश्चन जो मैंने इधर बताया उधर आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो का प्लस, देखा आपने, हमने बताया भी कि का प्लस ख मिलके बनता है क्या? छ। तो का के बाद आएगा छ, यानी ऑप्शन सही हो जाएगा ई। आज का 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उच्चारण के स्थान पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। अब देखिए मूर्धन्य व्यंजन होता क्या है, इस पे थोड़ा सा चिंतन करते हैं, फिर उसके बाद इस पे बात करते हैं। जैसा कि ऑप्शंस आपको दिख रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है ग घ, ऑप्शन बी ज झ, ऑप्शन सी ड ढ, ऑप्शन डी प फ। आपको पता है जो मूर्धन्य के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? मूर्धा और जीभ जब मिलती है तो मूर्धन्य हो जाता है। जैसे अभी हमने बताया था कि टा वर्ग मूर्धन्य के अंतर्गत आती, ट ठ ड ढ, ये क्या है आपका? ख से खटकोड़, री, ये सब मूर्धन्य के अंतर्गत आते हैं। यानी आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? टा वर्ग, यानी ड ढ, ये क्या हो जाएगा? मूर्धन्य व्यंजन।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। जिन शब्दों के अंत में छोटा आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो ये आकारांत होता है। छोटा आ आता है तो आकारांत होता है, बड़ा आ आता तो आकारांत हो जाता, छोटी ई आता है तो इकारांत, बड़ी ई आएगा तो ईकारांत, छोटा ऊ आएगा तो उकारांत, बड़ा ऊ आएगा तो उकारांत। इस पे बहुत ही अच्छे से हम डिस्कस करेंगे किसी चैप्टर्स में, बहुत अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चंस अक्सर आपके एग्जामिनेशंस में देखने को मिलता है और पूछा भी जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? अब हम बात करते हैं घोष क्या होता है, अघोष क्या होता है। तो आपको बता देना चाहेंगे मित्रों, नाद या स्वर तंत्रियों की दृष्टि से व्यंजन के दो और भेद किए जाते हैं। कितने भेद? दो भेद किए जाते हैं। पहला जो होता है घोष या सघोष व्यंजन और दूसरा होता है अघोष व्यंजन। अब देखिए, घोष या सघोष व्यंजन होता क्या है? जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं उन्हें घोष व्यंजन कहते हैं। इसमें केवल नाद का प्रयोग होता है। स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा व पांचवा वर्ण घोष व्यंजन कहलाता है। अंतस्थ व्यंजन या र, ल, व एवं ऊष्म व्यंजन का हा भी घोष व्यंजन में ही आता है। अब बात करते हैं दूसरा अघोष व्यंजन। तो जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होती उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। अघोष में केवल श्वास का उपयोग होता है, जबकि घोष में केवल नाद का उपयोग होता है। प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का पहला व दूसरा वर्ण, प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का पहला व दूसरा वर्ण अघोष व्यंजन होता है। इसके अतिरिक्त ऊष्म में हा को छोड़कर शेष वर्ण अघोष में आते हैं, जैसे स, ख, श। तो ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सी, द। क्यों होगा द? आपको मैंने बताया कि घोष क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा व पांचवा। अब देखेंगे हम ता, थ, द, ता वर्ग का तीसरा वर्ण है द, ता, थ, द, ध, ना। तो ता क्या है? पहला, तीसरा क्या होगा? द, त, थ, द, ध, ना, यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा व पांचवा वर्ण जो होता है, अगर हम डायरेक्टली देखें तो कह सकते हैं घोष होता है। यानी ता था तो ये प्रथम और द्वितीय हो गया, द, ध, ना ये क्या है? तृतीय, चतुर्थ और पंचम, इसीलिए हो गया आपका घोष वर्ण। अब कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है मित्रों, पंचमाक्षर क्या होता है? थोड़ा सा आपको बता देना चाहेंगे, जैसा कि क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है मंडी परिषद में, ऐसे क्वेश्चन या यूपीपीसीएस में पूछे जाते हैं। तो स्पर्श व्यंजन के सभी वर्ग, किसको? स्पर्श व्यंजन के सभी वर्ग के अंतिम वर्ण को पंचमाक्षर कहते हैं। ये 5 अंगा, इया, अड़ा, ना, मा पंचमाक्षर अनुनासिक वर्णों से संबंधित हैं। पंचमाक्षर जिस वर्ग का हो उसके पहले उसी वर्ग का पंचमाक्षर प्रयुक्त होता है, जैसे गंगा, गंगा, अंक, इस तरीके से लिखा जाता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कह रहा है वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। जब हम वाक्यों का वर्गीकरण कहते हैं, अभी तो हमने शब्दों का वर्गीकरण किया था, शब्दों के वर्गीकरण के बाद हमने बताया कि किसके आधार पर कितने क्या होते हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि वाक्यों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है? तो वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है। हम इसको जो है आगे जब वाक्यों पर चर्चा करेंगे तो उस पर विस्तृत तरीके से जानेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। वर्णमाला किसे कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। व्यवस्थित वर्ण समूह, जो व्यवस्थित वर्ण समूह होता है उसी को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, यानी वर्णों की माला। आपको थोड़ा सा बता देना चाहेंगे कि वर्णमाला पे जब भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ज़्यादातर क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं। तो जो वर्णों की माला होती है, यानी जो अक्षरों का एक समूह होता है जिसको लिखने का एक नियम है कि किसके बाद किसे लिखा जाएगा, वही क्या कहलाती है? वर्णमाला कहलाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। या, रा, ला, वा व्यंजनों को कहते हैं। तो या, रा, ला, वा व्यंजन को कहते हैं, क्या कहते हैं? ये आपका होता है अंतस्थ व्यंजन, काफी इंपॉर्टेंट है। या और वा होता है
अर्धस्वर, रा होता है लुंठित व्यंजन, ला होता है प्रकंपित व्यंजन। ये आपको बता देना चाहेंगे, इसको भी आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में से अल्प प्राण होता है। अब देखिए, अभी जब घोष या अघोष आया तो वो किसके आधार पे होता है? नाद या स्वर तंत्रियों के आधार पर। लेकिन जब अल्प प्राण या महाप्राण पूछेगा मित्र तो श्वास के आधार पर। किसके आधार पर? श्वास के आधार पर व्यंजन के दो भेद बांटे जाते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राणों की संख्या 19 होती है, महाप्राणों की संख्या 14 होती है। कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, अल्प प्राणों की संख्या कितनी है? 19 है। अगर आपसे पूछेगा महाप्राण तो 14 है। अल्प प्राण क्या होता है बता दें? जिस व्यंजन के उच्चारण में श्वास मुख से अल्प मात्राओं में निकलता हो उसे अल्प प्राण कहते हैं या अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। इसके अतिरिक्त अंतस्थ व्यंजन भी अल्प प्राण में गिने जाते हैं। इस प्रकार इनकी जो कुल संख्या होती है 19 होती है। कौन कौन सा? फिर से बता देता हूं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व पांचवा वर्ण, यानी अगर वर्गों की संख्या देखें, क ग अंगा, क ग अंगा, ख घ, च ज इया, छ झ, ट ड अड़ा, ठ ढ, ठा ढा। ये देखिए जो जा रहा है उधर के क्या हो जा रहा है? दो वर्ण, दूसरा और चौथा ये महाप्राण में जा रहा है। ता द न अल्प, था धा ये क्या हो जाएगा? महाप्राण में चला जाएगा। यानी अल्प प्राणों की संख्या जो है वो कितनी है? 19 है। कौन कौन से अगर अल्प प्राण ही जाने? पहला, तीसरा, पांचवा, यानी का गा अंगा, चा जा इया, टा डा आड़ा, ता डा ना, पा बा मा, या रा ला वा, ये होते हैं आपके अल्प प्राण। महाप्राण ख घ, छ झ, ठ ढ, था ध, स ख स और हा। तो महाप्राण होता क्या है? महाप्राणों की संख्या कभी कभी आपसे पूछेगा तो महाप्राणों की संख्या टोटल होती है 14। यानी जिस व्यंजन के उच्चारण में श्वास मुख से अधिक या अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न होता है उसे महाप्राण व्यंजन कहते हैं। स्पर्श या वर्गीय व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ण महाप्राण होता है। इसके अतिरिक्त ऊष्म व्यंजन भी महाप्राण में ही गिने जाते हैं। हम आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। इस आधार पर आप खुद ब खुद बताइए, जल्दी से कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 14 में कौन सा ऑप्शन होगा सही। आरआरबी एग्जाम 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल सही जवाब है सभी के का और गा होगा। क्या होगा? का और गा। क्यों? प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण, इसके अतिरिक्त अंतस्थ व्यंजन जो होता है अल्प प्राण होते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं और उस पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? यानी ओष्ठ नहीं है। ओष्ठ से यानी उच्चारण की दृष्टि से अगर हमने बताया कि ओष्ठ से किसकी उच्चारण होती है? पा वर्ग की। प, फ, ब, भ, म और उ, ये होता है ओष्ठ। यानी प आपको उसी में आ गया, फ ब इसी में आ गया, म इसी में आ गया, यानी ता जो है ये क्या है? ओष्ठ वर्ण नहीं है। ता क्या है? त, थ, द, ध, न, री, ल, स, ये दंत वर्ण है। यानी ऑप्शन सही हो जाएगा डी। कौन सा ऑप्शन होगा मित्रों सही? डी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 16 दिख रहा है मित्र। कह रहा है कि अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष क्या है? हमने पहले ही बता दिया था कि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर संत्रियां झंकृत नहीं होती उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। अघोष में केवल श्वास का प्रयोग होता है। यानी प्रत्येक वर्ग का अगर हम देखें कि जो पहला वर्ण होता है, आ से आप देखिए ट्रिक बाय ट्रिक मैंने बताया भी है, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का पहला व दूसरा वर्ण अघोष व्यंजन होता है। इसके अतिरिक्त ऊष्म में हा को छोड़कर शेष वर्ण अघोष के अंतर्गत आते हैं। हा छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? सा, ख, सा, ये भी अघोष के अंतर्गत ही आ जाएगा। किसको छोड़कर के? हा को छोड़कर शेष वर्ण अघोष होता है। तो क्या करें? अघोष वर्ण कौन सा है? तो हा तो अघोष वर्ण है ही नहीं। अब देखते हैं ऑप्शन ए क्या है? आ, ऑप्शन बी है जा और ऑप्शन डी है सा।
तो यही क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा डी सा। ये लोअर 2 परीक्षा 2015 में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन कौन कौन से होते हैं, अभी हमने आपको बता दिया था कि जो व्यंजन होता है ड और ढ, ड और ढ को हम द्वित्व व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन, यानी इनके उच्चारण में जीभ को ऊपर करके मूर्धा को स्पर्श करके तुरंत नीचे गिराना होता है, ये उत्क्षिप्त व्यंजन या द्वित्व व्यंजन भी होते हैं। इसमें अगर हम देखें आधा का यूज किया जाएगा, यानी ऑप्शन सही हो जाएगा सी, दिल्ली, 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 यहाँ आ जा रहा है आधा ला, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन हो जाएगा, यानी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका सी। अब देखिए कई लोगों के मन में आ रहा होगा कि उत्साह हो सकता है, जी बिल्कुल आपके मन में आ सकता है, लेकिन उत्साह नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें ला पूरा भी है, उसके बाहले आधा ला है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। छा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है, बड़ा आसान जवाब है, जल्दी से कमेंट करिए जी, संयुक्त वर्ण। क्या हो जाएगा सही ऑप्शन सी, संयुक्त वर्ण। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं। जब केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है तो उनको क्या कहा जाता है, अघोष कहा जाता है। अभी हमने बताया भी था, अघोष किसे कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होती उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। अघोष में केवल श्वास का प्रयोग होता है या श्वास का उपयोग होता है, जबकि घोष में केवल नाद का प्रयोग होता है। दोनों में यही अंतर है, जान लीजिए, दोनों में कंफ्यूजन इसीलिए क्रिएट होता है। अघोष में केवल श्वास का उपयोग होता है, जबकि घोष में केवल नाद का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25, दो मिला के 27। का वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। पा वर्ग ये होते हैं आपका स्पर्श व्यंजन। तो इसमें से देखते हैं का, खा, गा, घा, चा भी है, टा भी है, या जो है ये आपका जो है स्पर्श व्यंजन नहीं है। क्यों, क्योंकि ये है अंतस्थ व्यंजन, यानी ऑप्शन सही हो जाएगा डी, या यूपी टीजीटी हिंदी एग्जाम 2013 में पूछा हुआ अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 काफी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, हमने आपको पहले ही बता दिया था कि ऐसे व्यंजन जिनका निर्माण दो व्यंजनों के योग से संभव होता है, इनकी संख्या 4 होती है, छत्र, ज्ञा और श्रा, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, ज्ञा। मित्रों आपको बता देना चाहेंगे हमारे यहाँ यूपी टेट सी टेट की भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। क्लासेस जो है, क्लास का जो समय है शाम को 5 से 9 यूपी टेट सी टेट स्पेशल क्लासेस चल रही हैं। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, कौन वर्ण घोष नहीं है। फिर से बात किया घोष, घोष को ही सघोष बोलते हैं। तो जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं उन्हें घोष व्यंजन कहते हैं। इनमें केवल नाद का प्रयोग होता है। स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा व पांचवा वर्ण घोष व्यंजन कहलाता है। अंतस्थ व्यंजन का या, रा, ला, वा एवं उष्म का हा भी घोष व्यंजन में आता है, यानी ऑप्शन सही हो जाएगा ता। ये घोष नहीं है, ये घोष नहीं है। रा, ला और डा ये किसके अंतर्गत आता है, घोष के अंतर्गत ही आता है। अब देखिए आप में से बड़े बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कि ऐसा कैसे हो गया कि ये घोष नहीं है। फिर से समझा देता हूँ। तो स्पर्श व्यंजन ता वर्ग में ही आ जाता है, ता, थ, द, ध, ना। अंतस्थ व्यंजन में आ जाता है या, र, ला, वा, और अगर या, र, ला, वा और इसके बाद डा आ जाता है द्वितीय व्यंजन में ही, ट, ठ, ड, ढ। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि घोष नहीं है, यानी घोष नहीं है। तो ता एक ऐसा वर्ण है, अगर स्पर्श के तरीके से देखा जाएगा एक दूसरे नजरिए से, तो ये क्या है, घोष वर्ण नहीं है। ता क्या है मित्रों, घोष वर्ण नहीं है। फिर से आपको बताना चाहेंगे घोष वर्णों की संख्या जब पूछेगा कि कौन कौन से वर्ण घोष नहीं होते हैं, तो क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, स, ख, स ये क्या है, घोष नहीं है, यानी ये अघोष हैं। इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्या होता है कभी कभी, जैसे कहा कि कौन सा वर्ण घोष नहीं है, यानी आप ये समझ लीजिए आपसे क्वेश्चन कह रहा है कौन सा वर्ण अघोष है,
कौन सा वर्ण अघोष है, बस ये समझ लीजिए। अघोष क्या होता है? जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्र या झंकृत नहीं होती, या कह लें कि अघोष में केवल श्वास का प्रयोग होता है। प्रत्येक वर्ग का या प्रत्येक स्पर्श वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण, इसके अतिरिक्त ऊष्म में हा को छोड़कर शेष वर्ण अघोष होता है। तो आपको पता है, यानी ता क्या है? अघोष है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। स्वर ध्वनि का प्रकार। स्वर ध्वनि के प्रकार अक्सर पूछा जाता है, तो उपयुक्त तीनों दीर्घ, प्लुत, ह्रस्व और दीर्घ तीनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन सही हो जाएगा डी। यूपी पीजीटी परीक्षा 2014 में पूछा है, हिंदी वर्णमाला में अन और आहा क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अन क्या है, आहा क्या है, आपको बता देंगे। अयोगवाह में आते हैं। अयोगवाह होता क्या है, थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो जो वर्ण ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, उन्हें ही अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह का अर्थ होता है योग ना होने पर भी साथ चलना। अयोगवाह के तीन भेद होते हैं, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वार क्या होता है? जिसमें आपने देखा होगा ऐसे बिंदी लगा दी जाती है, ऐसे ऊपर बिंदी लगा दी जाती है, ये होता है अनुस्वार। यानी जिनका उच्चारण हम नासिका के सहारे से करते हैं उसे अनुस्वार कहते हैं, या अनुस्वार कहा जाता है। इसे लिखते समय वर्ण के ऊपर एक बिंदी लगा देते हैं, जैसे अंबर, शंकर आदि। अनुनासिक क्या होता है? चंद्र बिंदी अनुनासिक स्वर की विशेषता है, अर्थात स्वरों पर ही चंद्र बिंदु लगाता है। अनुनासिक के उच्चारण हेतु नाक से बहुत कम सांस निकलती है तथा मुंह से अत्यधिक श्वास निकलती है, जैसे गांव। अब यहाँ पे क्या होगा? चंद्र बिंदी टाइप का ऐसे होगा, तो ये आपका अनुनासिक हो जाता है। विसर्ग, स्वर के बाद आने वाला उच्चारण हा की तरह हो तो वहां विसर्ग का प्रयोग होता है। हिंदी में यह तत्सम शब्दों में प्रयुक्त होता है, जैसे प्रातः, ऐसे आप देखेंगे कि दो बिंदी लग जाएगा, ये आ जाता है विसर्ग के अंतर्गत। तो अन और आह क्या हैं? एक वर्ड में आप आंसर दे देंगे अयोग वाह। क्यों अयोग वाह है, हमने आपको सारी चीजें बता भी दिया। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है, यानी ओष्ठ से उच्चारण नहीं होता है। आ, ये क्या है? बड़ा आ ओष्ठ नहीं है। बड़ा आ का जो उच्चारण स्थान है ये ओष्ठ से ना होके कंठ से है। देखिए क ख ग घ ह, तो ये सब क्या है? कंठ वर्ण है, यानी ये क्या है? कंठ वर्ण है, इसीलिए ये आपका ओष्ठ में नहीं है। आर टेट 2011 सेकंड पेपर में अच्छा क्वेश्चन बना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ट्रेंडिंग क्वेश्चन है आज के समय में, ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 26 दिख रहा है। ये यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी के पेपर जून 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो प्रयत्न के आधार पर ला क्या है? पार्श्विक व्यंजन है। ला क्या है? पार्श्विक व्यंजन है। अभी हमने आपको बता भी दिया था। प्रयत्न के आधार पर जब हम देखेंगे तो ला क्या है? पार्श्विक व्यंजन है। इस पे हम बहुत अच्छे से आने वाले समय में एक क्लास में बहुत अच्छे से इस पे डिस्कस करेंगे कि प्रकंपित व्यंजन क्या होता है और पार्श्विक व्यंजन क्या होता है, अर्धस्वर क्या होते हैं। क्यों? क्योंकि इस पे अक्सर मैंने देखा है आज के समय में ट्रेंडिंग बन चुका है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे हमने पीछे की क्लासेस में इस पे बहुत अच्छे से डिस्कस किया भी है, और अगर नहीं आपने वो क्लासेस देखा है तो आप चाहें तो हमारे वीडियो में जाके वो सारे क्लासेस आप देख लीजिए, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। फिर भी अगर आपने नहीं देखा है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारी क्लासेस मिलेंगी इसी एसपी शुक्ला एजुकेट पर ही। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 के बाद 27 पर। जल्दी से दीजिए आप इसका जवाब, क्योंकि इसका जवाब आपको पता है। छा वर्ण किसके योग से बना है? तुरंत जवाब दीजिए। जितने भी मित्र लाइव चैट पर हैं तुरंत जवाब दीजिए। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, यूपी टेट 2013 फर्स्ट पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन। बिल्कुल सही जवाब होगा ए, का प्लस खा के योग से बना आपका छा। देखिए कभी कभी गलती क्या होती है मित्र, उस पे देख लेते हैं। का जो होता है जब तक हलंत वाला जो होगा वही होगा आपका सही। अगर आपने देखा कि का प्लस खा ऐसे अगर कोई दिया है, अगर इसको आपने मान दिया सही तो आपका आंसर हो जाएगा गलत। इसलिए इसमें भी बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 27
7 के बाद 28, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है टा, ये क्या है? दंत नहीं है। दंत से ता वर्ग का उच्चारण होता है ता, थ, द, ध, न। ये टा, ठा, ड, ढ ये किसके आधार पर होते हैं? जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए, आपका वेट कर रहा हूं मैं। टा वर्ग जो होता है मित्रों किसके उच्चारण की दृष्टि से बोला जाता है? मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं, तब तक आप कमेंट करिए। कंठ से, का वर्ग कंठ से, चा वर्ग तालब्य से, चा वर्ग तालब्य से, टा वर्ग मूर्धन्य से, ता वर्ग दंत से, पा वर्ग ओष्ठ से। इसी तरीके से होता है, यानी ता वर्ग जो होता है, यानी जो टा वर्ग है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धन्य से होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी की तालब्य ध्वनियां हैं, हिंदी की तालब्य ध्वनियां हैं। हिंदी में तालब्य ध्वनियों की संख्या कौन कौन सी होती है? अभी अभी तुरंत मैंने आपको बताया है। कमेंट करिए, आप कमेंट के माध्यम से बताइए। तो चा वर्ग जो होता है च, छ, ज, झ ये होते हैं तालब्य ध्वनियां, यानी ऑप्शन सही हो जाएगा ए। ये पूछा है जीआईसी लेक्चर एग्जाम 2012 में। थोड़ा सा आपको बता देता हूं, जो क्वेश्चंस आपने देखा है आज के समय में अब छोड़ देता है, हर वर्ग का अंगा छोड़ देगा, इया छोड़ देगा, उसके बाद अड़ा छोड़ देगा, अंगा डा छोड़ देगा, ना छोड़ देगा। क्यों छोड़ देता है जानते हैं मित्रों? ये सब नासिका वर्ण हैं। ये क्या है? नासिका। अब नासिका होती क्या है? जब जीभ और हमारी जो देखिए कोई चीज नाक के बल पे बोलते हैं तो नासिका होती है, इसलिए उसको छोड़ दिया जाता है। बाकी जब वर्गों के अंतर्गत रख देंगे तो वही हो जाएगा सही। आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर आपको पता है, बिल्कुल आसान सा जवाब है, बड़ा आ, ये क्या हो गया? आपका पश्च स्वर हो गया, पश्च स्वर हो गया। आपको आज का वीडियो पार्ट नंबर 21 कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चंस आपके लिए पूछा जा रहा है, इसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है। जल्दी से आप क्वेश्चंस लिखिए मित्र, क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, आपको बताना है जी। अगर आपको दे दिया जाए री थोड़ा सा टफ हो जाएगा। अर्ध स्वर पूछ रहा हूं, बताइए निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है? अर्ध स्वर कौन सा है? ऑप्शन ए या ऑप्शन ए या जल्दी से नोट कर लीजिए, ऑप्शन बी ज्ञा, ऑप्शन सी छ से छत्री और ऑप्शन डी चा। फिर से मैं बोल देता हूं, निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है? या ज्ञा, छ और पा। इसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है। यूजीसी नेट जेआरएफ 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आज के लिए इतना ही रखेंगे मित्रों, नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे बहुत जल्द ही। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।